सेट नंबर 1 साइड बी प्रारंभ पृष्ठ 19 अध्याय 3 शेष भाग। इंद्रियों के द्वारा नित्य नए अनुभव पाकर सीखने का बुनियादी आधार करके सीखने का सिद्धांत है। अनुभवों के द्वारा सीखने के मत को मानने वालों का बुनियादी रूप से यह मानना है कि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है और समाज में कई कारणों से लगातार बदलाव आता रहता है। अतः हर बार नई स्थितियों परिस्थितियों में नए नए अनुभवों को पाकर ही सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं, क्षमताएं व रुचियां होती हैं, अतः वह अपनी गति व शक्ति के अनुसार ही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकता है और इसके लिए उसे छूट मिलनी चाहिए। समाज का अंग होने के कारण हर व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही सीखना चाहिए। यही वास्तविक सीखना होगा। मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान है। अनुभवों से प्राप्त ज्ञान ही असली ज्ञान है और वही सीखने का लक्ष्य तथा साथ ही साधन है। इस प्रकार सीखने सिखाने की ये दोनों प्रमुख पद्धतियां बुनियादी तौर पर अपनी अपनी मनुष्य संबंधी मान्यताओं पर आधारित हैं। बुद्धिपरक सीखना। 1. बुद्धिपरक विचारकों का मानना है कि मनुष्य विचारशील प्राणी है। उसकी विशेषता चिंतन करना है, अतः इसी का विकास इसी के द्वारा होना चाहिए। 2. बुद्धिपरक आमतौर पर शिक्षा के उद्देश्य पहले तय कर लेते हैं कि यह करना है। किस समस्या के प्रश्न में रूप में रखा जाता है, किसे नहीं, यह भी उसी रूप में लिया जाएगा। जैसे क्या मनुष्य चिंतनशील प्राणी है या मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है आदि। फिर इस प्रश्न रूपी या कथन रूपी समस्या के समाधान के लिए विचारों, तर्क, वितर्क आदि के द्वारा कोशिश की जाती है। तर्क देने वाला अपनी बात को उदाहरणों आदि के माध्यम से सिद्ध करता है। निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए बौद्धिक चिंतन को प्रमुखता दी जाती है। शिक्षा के उद्देश्यों का स्वरूप भी आमतौर पर आदर्श रूपी या मूल्य रूपी होता है। इस नजर से उद्देश्य बहुत ही अमूर्त रूप में होते हैं। वे केवल आदर्श होते हैं। हम जो कुछ जानते हैं वे उन आदर्शों का सिर्फ प्रतिबिंब यानी परछाई होता है। बुद्धिपरक समस्याओं और समाधान के लिए जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा का काम करती है। बुद्धिपरक निष्कर्षों का रूप निर्णयात्मक होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि एक बार कोई निर्णयात्मक स्थिति बन गई तो वह आखिरी रहेगी, बल्कि इसके उल्टे लगातार उसके निष्कर्ष निर्णय को भी फिर संदेह की दृष्टि से देखकर फिर आगे की खोज शुरू हो जाएगी। भारतीय दर्शन में इस पद्धति का रूप उपनिषदों में बहुतायत रूप में मिलता है तथा इसे औपनिषदिक पद्धति कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में इसे सुकराती विधि से जाना जाता है। बुद्धिपरक पद्धति का बुनियादी ढांचा तर्कों द्वारा विश्लेषण करते रहने के रूप में बना जाता है ताकि स्पष्ट धारणा तक पहुंचा जा सके। इस समूची चर्चा का अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों के द्वारा पाए गए कुछ अनुभव रूपी ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता। इसे महत्व दिया जाता है, परंतु इसे तब तक विश्वसनीय या सत्य के रूप में नहीं लिया जाता जब तक कि उसे तर्क की कसौटी पर न कस लिया जाए। इस प्रकार बुद्धिपरक पद्धति में तर्क या बुद्धि द्वारा विचार मंथन करके सीखना या सिखाना है, परंतु इस पद्धति की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे मस्तिष्क द्वारा असीमित छोर तक चिंतन तो किया जा सकता है, परंतु मनुष्य के व्यवहार की सीमाएं होती हैं। इसलिए कई बार दोनों में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है। व्यवहारिक जीवन का रूप अनेकों बार आदर्शों के बिल्कुल या कुछ कुछ उल्टा होता है। इस विधि में व्यक्ति के सोचने की आदि की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके लिए यह सोचने की दिशा लक्ष्य के रूप में या प्रश्नों के रूप में पहले से तय हो जाती है और व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त होकर सोच नहीं पाता। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिखाने वाले का प्रभुत्व कायम रहता है। कई बार सोचने की दिशा बहुत गहरी हो जाती है या फिर व्यक्ति बहुत ज्यादा काल्पनिक उड़ान भरने लगता है, जिसका एक परिणाम यह होता है कि उस चिंतन को पुष्ट करने के लिए अनुभवों की कमी रहती है और दूसरे किसी ठोस निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचना मुश्किल होता है। व्यवहार परक सीखना। इस प्रकार की अनेकों सीमाओं के कारण इस तर्कपरक विधि की प्रतिक्रिया में अनुभवों को ही सीखने सिखाने का आधार मानने वालों ने अनुभव परक या फिर व्यवहार परक प्रक्रियाओं को ज्यादा महत्व दिया। यह भी माना गया कि तर्क या आधार भी मूल रूप से अनुभवी होते हैं तथा मनुष्य का चिंतन प्रमुख रूप से क्रिया के रूप में ही हमारे सामने आता है। अतः करके सीखना या सिखाना ही सीखने सिखाने की वास्तविक विधि है। इस प्रकार से सीखने सिखाने का अर्थ है पाए अथवा सीखे हुए तत्वों को अपने वातावरण से तालमेल बैठाना। इसे दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, आसपास का वातावरण ही सीखने सिखाने की समूची प्रक्रिया की बुनियाद तैयार करता है। दूसरा, और इससे पाया या सीखा हुआ ज्ञान व्यवहार द्वारा फिर अपने आसपास के वातावरण का अंग बन जाता है। इस तरह से व्यवहार परक पद्धति ज्ञान व वातावरण के अंतः संबंधों की पद्धति है। इसका एक अर्थ यह भी है कि ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से लगातार प्रभावित होता रहता है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया व्यवहारवादी प्रक्रिया भी कहलाती है। व्यवहारवादी प्रक्रिया कहने का एक अर्थ यह भी है कि इस प्रक्रिया की बुनियादी मनोविज्ञान सिद्धांतों पर टिकी हुई है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति का यह जन्मजात स्वभाव है कि वह अपने आसपास के वातावरण की अनेक घटनाओं से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करता है। जैसे सर्दी या गर्मी लगने पर कपड़ों के स्वरूप में बदलाव लाना, खतरा आने पर बचाव के उपाय करना, भूख लगने पर भोजन का प्रबंध करना आदि आदि। आसपास घटने वाली घटनाओं आदि को
जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है उद्दीपक या प्रेरक तत्व कहा जाता है, तथा प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की क्रियाओं को अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहा जाता है। यह सिद्धांत इस तरह से दिखाया जाता है: उद्दीपक या प्रेरक, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। पाश्चात्य मनोविज्ञान के इतिहास में इसे उद्दीपक या अनुक्रिया के संबंध पर आधारित सिद्धांत को व्यवहारवाद के नाम से पुकारा गया है। इसके सिद्धांतों का आधार प्रयोग व वस्तुनिष्ठता है। ये प्रयोग आमतौर पर पशुओं पर किए गए। इसी कारण कुछ विचारकों ने मनोविज्ञान की इस धारा को पशु व्यवहार पर आधारित मनोविज्ञान के रूप में देखा है। इसकी समूची प्रतिक्रिया के पीछे दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। एक, कोई भी सिद्धांत ठोस सबूतों के नतीजों पर टिका होना चाहिए, यानी निष्कर्षों का आधार वैज्ञानिक पद्धति होना चाहिए। दो, मनुष्य का व्यवहार ही उसकी समूची चिंतन प्रक्रिया का दर्पण या प्रतिफल है। व्यवहारवाद के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान का विषय मानव व्यवहार है, क्योंकि मानव व्यवहार का निरीक्षण हो सकता है, तथा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय वही होना चाहिए जिसका निरीक्षण किया जा सके। व्यवहारवाद के संस्थापक जॉन बी वॉट्स ने इसे भौतिक विज्ञान मानते हैं तथा इसका संबंध सीधे तौर पर शरीर विज्ञान से मानते हैं। इस संबंध में उनके अनुसार शरीर की अलग अलग तरह की क्रियाएं ही अध्ययन की विषय वस्तु हैं। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर शरीर की कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए इसकी क्रियाओं के बारे में भावी कथन, यानी मनुष्य की भावी व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाना ही इसे व्यवहारवाद का उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में व्यवहारवादी पद्धति इस बात की खोज करती है कि किस उद्दीपन से कौन सी अनुक्रिया होगी। सामान्य तौर पर इसकी विधि का स्वरूप इस प्रकार से होता है: एक, प्रायोगिक विधि को अपनाकर प्रयोग करना। इसमें कुछ तत्वों को नियंत्रित करके दूसरे कुछ तत्वों के प्रभाव को देखना, इस तरह अनेक आंकड़ों का संग्रह करना और फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए सिद्धांत भावी कथन का निर्माण किया जाता है। वे तत्व जो प्रभावित करते हैं उद्दीपक कहलाते हैं, जैसे भूख लगना आदि। उद्दीपक के परिणाम स्वरूप शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अनुक्रिया कहते हैं, जैसे भूख के कारण लार आदि का उत्पन्न होना। इस समूची चर्चा का निचोड़ यही है कि व्यवहार परक सीखने का अर्थ है जब सीखने के बाद सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे। उद्दीपक और अनुक्रिया में गहरा और अटूट रिश्ता होने के कारण इसके लिए सीखने से पहले और सीखने के बाद एक उपयुक्त वातावरण का होना निहायत जरूरी है। व्यवहारवादियों की नजर में तो मनुष्य एक कोरी स्लेट है, अनुभव ही सीखने की बुनियाद है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह से दूसरों से प्रभावित होते हैं, तो दूसरों पर अपना असर भी डालते हैं। हमारा सोचना आदि भी इन्हीं प्रभावों से प्रभावित होता रहता है। इन प्रभावों को दिखना ही सत्य है, इससे परे कुछ नहीं। यही व्यवहारवाद का विश्वास है। लेकिन मनोविज्ञान की कुछ अन्य शाखाओं ने व्यवहारवाद के इसी विश्वास को संदेह की नजर से देखा तथा व्यवहारवादी निष्कर्षों को एक निश्चित सीमा तक ही सही माना है। मोटे तौर पर उनका मानना है कि मनुष्य का हर व्यवहार उसके चिंतन का प्रतिबिंब नहीं है। मनुष्य का हर व्यवहार सीखने की कसौटी नहीं है। मनुष्य का हर व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध नहीं है। मनुष्य की क्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी मनुष्य के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अनुभवों का कोई महत्व नहीं। अनुभवों का महत्व है, पर एक हद तक, एक निश्चित सीमा तक, क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में मनस तत्व का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मनस क्रियारत तत्व नहीं है। कुछ विचारकों का विचार है कि ज्ञान के दो रूप हैं, पहला सूचनापरक और दूसरा संकल्पनापरक। संकल्पनापरक रूप तक पहुंचने के लिए बाहरी भौतिक वातावरण की जगह भीतरी सोचने की प्रक्रिया अधिक भूमिका निभाती है। अनुभवों के माध्यम से हम एक एक करके सीखना तो शुरू करते हैं, पर बुनियादी तौर पर सीखने की प्रक्रिया पूर्णता के रूप में ही सफल होती है। आखिर सीखा हुआ या पाया हुआ ज्ञान कहाँ रहता है? वह व्यवहार रूप में कैसे बदलता है? सीखने में स्मृति आदि का स्थान क्या है? क्या इंद्रियों द्वारा पाया ज्ञान सचमुच वास्तविक है? आदि जैसे अनेक प्रश्नों के उत्तरों के लिए भी अनेक विचारक अनुभव परक ज्ञान पर निर्भर रहने की जगह सूझबूझ, चिंतन, बुद्धि परकता आदि को अधिक उपयोगी मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अनुभव परकता को नकारा गया है, लेकिन इसके महत्व को प्रमाणों के रूप में स्वीकारा गया है। परंतु यह स्पष्ट ही है कि ज्ञान की सीमा अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। अतः चिंतन प्रक्रिया को यानी ज्ञान के साधन के रूप में महत्व देने वाले व्यवहारवादी विचारधारा की जगह संवाद, खोज, गतिविधि, सूझबूझ, प्रश्नोत्तर आदि को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ विचारक इन्हें व्यवहारवाद के विकल्प के रूप में देखते हैं। असल में देखा जाए तो सीखने या ज्ञान पाने की प्रक्रिया में बुद्धि व इंद्रियों दोनों ही अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंद्रिय परक अनुभव बौद्धिक चिंतन के लिए ठोस जमीन की बुनियाद तैयार करते हैं, तो बौद्धिकता इंद्रिय परक अनुभवों के लिए प्रेरणा या चेतना का रास्ता तय करती है। दोनों को अपने निर्णयों और सबूतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। पृष्ठ 25, अध्याय 4, संवाद। किसी भी सामान्य चिंतक अथवा खोजबीन की थोड़ी सी भी इच्छा रखने वाले के सामने एक ही मूलभूत बुनियादी प्रश्न है कि आखिरकार इस संसार के पीछे वास्तविक सच्चाई या सत्य क्या है? यह ज्ञान की समूची प्रक्रिया आखिर क्या ढूंढना चाहती है?
इसी सत्य यानी वास्तविकता को पाने के दो आधारभूत रास्ते तय किए गए, एक तर्क या चिंतन के द्वारा तो दूसरा कर्मेंद्रियों के अनुभवों के द्वारा। संवाद तर्क या चिंतन वाले रास्ते का ही एक मार्ग है। संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत, वार्तालाप, वाद विवाद, बहस। यह ज्ञान प्राप्त करने, सत्य जानने की एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से अधिक जिज्ञासु बातचीत या वार्तालाप के द्वारा सत्य को ढूंढते हैं। कहा जा सकता है कि संवाद सत्य को ढूंढने या खोजने का तर्कपरक या बुद्धिपरक मार्ग है। इसमें यानी संवाद में भाग लेने वाले अपने अपने बौद्धिक अथवा इंद्रियों के द्वारा पाए हुए अनुभवों पर आधारित तथ्यों को यानी अपने पक्ष को एक दूसरे के सामने रखते हैं, एक दूसरे के पक्ष पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे की बात का समर्थन या विरोध करते हैं। संवाद के द्वारा पाया हुआ निष्कर्ष एक सिद्धांत का रूप ले लेता है जिसका फिर प्रतिवाद यानी विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। संवाद में भाग लेने वाले, एक अपना विचार या पक्ष रखने वाले, दूसरा रखे गए विचार का समर्थन अथवा विरोध करने वाले। संवाद का विषय, समर्थन अथवा विरोध में प्रस्तुत किए गए तथ्य आदि। भारतीय परंपरा में उपनिषदों की प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है संवाद पद्धति के द्वारा जिज्ञासु को संदेहों को मिटाना। इसके लिए संवाद पद्धति को अपनाते हुए भी गुरु और जिज्ञासु का आपसी संबंध ज्ञान यानी वास्तविकता को खोजने तथा खोज करवाने का संबंध है। गुरु शिष्य के बार बार खुद सोचने, खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दृष्टि से उपनिषद के कुछ संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे इंद्र का संवाद, यम नचिकेता का संवाद, भृगु वरुण का संवाद, उद्यालक श्वेत केतु का संवाद आदि। जिज्ञासा को लगातार बनाए रखना ही इसकी पद्धति की विशेषता है। उपनिषदों की मान्यता है कि शिक्षा की प्रक्रिया मूल रूप से जिज्ञासा के जागरण में ही समाहित है। इसलिए उद्यालक श्वेत केतु यानी छांदोग्य उपनिषद में गुरु के रूप में उद्यालक शिष्य श्वेत केतु से प्रश्न करते हैं कि क्या बता सकते हो कि वह कौन सी वस्तु है जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है, और शिष्य के मन में जानने की सहज भावना पैदा होती है। यानी जिज्ञासु का क्षेत्र शिष्य का होते हुए भी इसे जागना गुरु का काम है। जिज्ञासा बनाए रखना संवाद की सफलता की कसौटी है, क्योंकि निरंतर जिज्ञासा तर्क युक्तियों आदि के द्वारा संवाद को गति देते हैं। इसी से जहां चिंतन प्रक्रिया सक्रिय होती है वहीं दैनिक जीवन में इंद्रिया अनुभवों से चिंतन को प्रमाणिकता का ठोस आधार मिलता है। इस तरह से लगभग वार्तालाप का रूप तैयार होता है और लक्ष्य प्राप्ति तक इसकी स्थिति बनी रहती है। पर यह बात साफ है कि यह पड़ताल का पड़ाव नहीं है। समाप्त किए बिंदु से फिर संवाद शुरू होता है। इस तरह से संवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होती। एक विधि के रूप में इसके निम्नलिखित कुछ मूलभूत विशेषताएं मानी जा सकती हैं। एक, यह सत्य को खोजने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दो, इसमें प्रत्येक भागीदार को अपना मत रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तीन, यह स्वयं खोजने के सिद्धांत पर आधारित होती है, परंतु साथ ही समूचा समूह इसमें भाग ले सकता है। चार, शंका के निवारण या किसी समस्या को गहराई से देखने आदि का यह बेहतरीन तरीका है। पांच, जिज्ञासा इसका मूलभूत प्रारंभिक बिंदु है। और छह, संज्ञानात्मक विकास ही इसका लक्ष्य है। सात, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी कथन यानी प्रतिज्ञप्ति को तब तक सत्य नहीं माना जा सकता जब तक इस कथन के विरोध में उठने वाली शंकाओं या आपत्तियों को दूर न कर दिया जाए। उस कथन या प्रज्ञप्ति के तथ्यों को तर्क द्वारा प्रमाणित न कर दिया जाए। इस प्रकार प्रमाणिकता इसकी कसौटी है। दूसरे के कथन को सार्थक समझना इसकी एक आवश्यक शर्त है तथा बुनियादी तौर पर यह निगमनात्मक प्रणाली यानी सिद्धांत के उदाहरण की ओर जाना, फिर भी अनेक बार इसमें आगमनात्मक प्रणाली यानी उदाहरणों से सिद्धांतों की ओर जाना के तत्व आ जाते हैं। इसे वाद प्रतिवाद का परिणाम भी माना जा सकता है। इसका व्यवहारवाद की इस बुनियादी संकल्पना में कोई विश्वास नहीं कि मनुष्य एक कोरी स्लेट यानी शून्य मस्तिष्क लेकर ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, इसलिए इसे व्यवहारवाद के विकल्प के रूप में देखा जाता है। अतः इसकी बुनियादी मान्यता है कि व्यक्ति में पहले से ही ज्ञान योग्यताएं अंतर्निहित हैं जिन्हें अवसर आदि के माध्यम से बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसका मस्तिष्कवाद में विश्वास है, यानी इस बात में विश्वास कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। संवाद का माध्यम भाषा होती है, यानी यहाँ भाषा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया गया है। भाषा का रूप संकेत या मूल यानी चुप्पी भी हो सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया में संवाद की स्थिति। शिक्षा को यदि एक संवेदात्मक प्रक्रिया कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि शिक्षा कम से कम तीन पक्षों के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। ये तीन पक्ष छात्र, अध्यापक तथा विषय सामग्री हैं। शिक्षा एक ऐसी अंतः क्रिया है जिसमें अनुभवों का आपस में लगातार आदान प्रदान होता रहता है। इन अनुभवों का प्रयोग विभिन्न तथ्यों के रूप में होता है और इन्हीं के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण निर्भर करता है। संवाद और शिक्षण का संबंध। संवाद का स्वरूप क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर टिका हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का शिक्षण के बारे में क्या विचार हैं, पर यह साफ ही है कि संवाद भी कक्षा की सक्रियता का लक्षण है।
सामान्य तौर पर किसी भी कक्षा में संवाद की स्थिति के प्रमुख रूप से ये रूप हो सकते हैं: 1 किसी भी छात्र व अध्यापक के बीच में, 2 विभिन्न छात्रों के बीच में, 3 छात्रों व अध्यापक के बीच में। शिक्षण की प्रक्रिया में संवाद विधि चिंतन के प्रेरक के रूप में काम करती है तथा अध्यापक व छात्रों के बीच निरंतर एक चुनौती भरा वातावरण बनाती है। साथ ही दोनों में एक मैत्रीपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण भी करती है। उपनिषदों की शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत उपनिषद यानी पास बैठना शब्द इसी एक साथ मिलकर बैठने व चिंतन करने की ओर संकेत करते हैं। आधुनिक विचारक मार्टिन लूथर का स्पष्ट मानना है कि संवाद का संबंध बातचीत से है, पर यह उसकी जरूरी शर्त नहीं है। दो लोगों की चुप्पी भी संवाद है, जरूरत एक दूसरे के एहसास की है। ज्ञान मीमांसा। शिक्षा के विभिन्न अंगों में विधि यानी प्रणाली या पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आखिर शिक्षा कैसे दी जाए, इस प्रश्न का उत्तर कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे शिक्षा की सामग्री का रूप यानी ज्ञान का स्वरूप कैसा है, दिए जाने वाले ज्ञान की यानी सत्यता की कसौटी क्या है, यानी यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि दिया जाने वाला दिया गया ज्ञान वास्तविक था या नहीं, ज्ञान पाने के साधन क्या है, आदि आदि अनेक प्रश्न हैं। इनके ऊपर दिए गए प्रश्नों का अध्ययन दर्शन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। दूसरे शब्दों में दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा शाखा जैसे ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की प्रमाणिकता तथा ज्ञान पाने के साधनों पर विचार विमर्श करती है। सामान्य तौर पर भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन के ज्ञान के दो रूप हैं: पहला प्रमा या प्रमाणित ज्ञान, दूसरा अप्रमा यानी अप्रमाणित ज्ञान। ज्ञान के दोनों रूपों पर भारतीय दर्शन व पाश्चात्य दर्शन में विस्तार से चर्चा की गई है। अगर गहराई से विचार किया जाए तो ज्ञान की प्रमाणिकता या प्रमाणिकता के प्रश्न पाए गए ज्ञान पर विश्वास करने या विश्वास न करने का प्रश्न है, यानी पाए जाने वाले या पाए गए यानी दिए जाने वाले या दिए गए ज्ञान को संदेह की नजर से देखने का प्रश्न, वह दिया या पाया गया ज्ञान विश्वास किए जाने योग्य है या नहीं। भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र की लगभग सभी शाखाओं जैसे जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आदि प्रमुख शाखाएं न ज्ञान से जुड़े इन प्रश्नों पर वाद विवाद प्रश्नों आदि के माध्यम से बहुत ही विस्तार में चर्चा की है। सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से ज्ञान के भिन्न भिन्न भेदों का वर्णन किया है। ज्ञान के भिन्न भेद ज्ञान पाने या सिद्ध करने के तरीकों पर निर्भर है। पाश्चात्य परंपरा में भी इन्हीं दो तरह के प्रमाणित ज्ञान की चर्चा की गई है, पहला बुद्धिपरक ज्ञान तथा दूसरा इंद्रियपरक ज्ञान। पाश्चात्य परंपरा में ज्ञान के स्वरूप का वर्णन मुख्य तौर पर बुद्धिपरक रूप में मिलता है। इस बुद्धिवादी परंपरा में रेने डेकार्ते, स्पिनोजा, लाइबनिज़, सुकरात, प्लेटो आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी ओर अनुभववादी अनुभवों को ही समूचे ज्ञान का केंद्र मानते हैं। इस परंपरा के विकास में जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम आदि का प्रमुख स्थान है। इन सब ने अनुभवों के महत्व को अपनी अपनी दृष्टि से देखा व समझा है। इन दो प्रमुख धाराओं के अलावा इम्यूनल कांट का समीक्षावाद एक अन्य प्रमुख धारा है। इसमें इम्यूनल कांट ने बुद्धिवाद एवं अनुभववाद की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए दोनों के समन्वय का रास्ता खोजा है। इनका साफ साफ मानना था कि अनुभव रूपी प्रत्यक्ष के बिना बौद्धिक संकल्पनाएं खोखली हैं, तो संकल्पनाओं के बिना अनुभव मार्गहीन। इसलिए दोनों का समन्वय जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की अन्यथा अपनी अपनी सीमाएं हैं। इस तरह से ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत एक तरह से ज्ञान की भलीभांति अच्छी तरह से पड़ताल की जाती है। ज्ञान पाने में स्मृति, विश्वास, आस्था, संदेह, भ्रम, तर्क, चेतना आदि का क्या स्थान है, ये भी ज्ञान मीमांसा के दायरे में ही समाहित होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक ऐसी प्रमुख शाखा है जिसमें ज्ञान पाने की समूची प्रक्रिया के इस तरह से जांच पड़ताल की जाती है कि ज्ञान का असली रूप हमारे सामने आए। अतः इसकी चर्चा का मुख्य पहलू है ज्ञान कैसे पाया जाता है। दर्शन शास्त्र की विभिन्न धाराओं ने इस पर अपनी अपनी दृष्टि से विचार विमर्श किया है। शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हुए S.R. भट्ट ने अपने एक लेख भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार यानी नया शिक्षक जन मार्च 69 में स्पष्ट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का केंद्रीय स्थान है। यदि इसे शिक्षा का हृदय कहा जावे तो कोई अत्युक्ति नहीं है। ज्ञान का आदान प्रदान ही शिक्षा का सार और लक्ष्य है। इसके अलावा शिक्षा एक सौद्देश्य क्रिया है जिसका लक्ष्य मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसकी दिशा, गति, स्वरूप आदि मनुष्य की आकांक्षाओं, विचारों और विश्वासों द्वारा नियंत्रित होते हैं और इनका निर्माण भी ज्ञान के ही द्वारा होता है। इस तरह शिक्षा का क्षेत्र, स्वरूप, विषय, पद्धति आदि का निर्धारण ज्ञान पर ही आधारित होता है। अतः शिक्षा के कोई भी सिद्धांत और व्यवहार कभी भी पूर्व और प्रभावक नहीं हो सकते यदि वे ज्ञान मीमांसा का आधार न लिए हों। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान ज्ञान शास्त्रीय नजर पर ही निर्भर करते हैं। शिक्षण की विधियों का स्वरूप आदि ज्ञान के स्वरूप पर ही निर्भर करता है। असल में शिक्षा के विभिन्न तरह के सिद्धांत अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों पर आधारित होते हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि। इन सभी संप्रदायों के अपने अपने ज्ञान पाने के साधन हैं। अगर गहराई से विचार किया जाए तो यह तथ्य भी सामने आता है
कि इन संप्रदायों का स्वरूप अपनी ज्ञान संबंधी यानी ज्ञान का स्वरूप व पाने के साधनों के संदर्भ में मान्यताओं पर ही आधारित होता है। अतः जब तक इनके ज्ञान मीमांसा के आधार को भलीभांति समझकर न अपनाया जाए तो शिक्षा के सिद्धांतों या लक्ष्यों का पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के संदर्भ में शिक्षा की प्रक्रिया की पकड़ तब तक असंभव सी रहती है जब तक उन संप्रदायों की ज्ञान मीमांसा को भलीभांति न समझ लिया जाए। S.R. भट्ट का मानना है कि शिक्षा के दार्शनिक आधारों को स्थायित्व या निश्चितता देने के लिए ज्ञान मीमांसा की सहायता ली जानी चाहिए, क्योंकि सभी दार्शनिक मतांतर ज्ञान के स्वरूप को लेकर प्रारंभ होते हैं। ये सच्चाई है कि प्रत्येक दार्शनिक मत की ज्ञान से जुड़ी अपनी अपनी पूर्ण मान्यताएं होती हैं। बुनियादी तौर पर इंद्रिय संवेदना, तर्क, अंतः प्रज्ञा, चेतना, सिद्ध कथन, अनुभव आदि का ही ज्ञान पाने के साधनों में उपयोग किया जाता है। साथ में इस बात को भी जोड़ा जा सकता है कि कोई भी एक साधन पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कराने में सफल नहीं हो पाता, बल्कि सभी साधन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरे से प्रमाणित करने की जरूरत पड़ती है। बालक के समुचित विकास के लिए यह जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी। इस नजर से ज्ञान मीमांसा का संबंध केवल ज्ञान पाने के साधनों तक ही नहीं सिमटा हुआ, बल्कि बच्चों के चहुमुखी विकास से भी इसका उतना ही गहरा संबंध है। बच्चे की प्रकृति, शारीरिक व मानसिक विकास, चिंतन प्रक्रिया, भाषा विकास आदि की प्रक्रिया का भी सीधा संबंध ज्ञान के स्वरूप व ज्ञान पाने की प्रक्रिया ज्ञान मीमांसा से जुड़ा हुआ है। हर विधि या शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, तो इसकी पूर्ति फिर दूसरे साधनों से की जा सकती है। इसके लिए ज्ञान मीमांसा के विभिन्न अंगों की समझ पे बैठ जरूरी है। अध्यापक के लिए तो ज्ञान मीमांसीय तत्वों की गहरी समझ के अलावा कोई चारा है ही नहीं। पृष्ठ 34, अध्याय 5, ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न, समस्याएं व शंकाएं सदैव उठाई जाती हैं व उठाई जा सकती हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान की इन समस्याओं पर भी सदैव विचार विमर्श होता रहा है और होता रहेगा। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की ही एक ऐसी प्रमुख शाखा है, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, यह ज्ञान की मीमांसा का शास्त्र है। मीमांसा शब्द का अर्थ है जिसके अंतर्गत प्रमुख तौर पर ज्ञान के इन दो पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। एक, ज्ञान क्या है अथवा ज्ञान का स्वरूप कैसा है। दूसरा, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन दो प्रश्नों के अंतर्गत ज्ञान की समस्या के अन्य अनेक पहलू भी समाये हुए हैं, जैसे अपने अथवा अन्यों के अनुभवों से प्राप्त की गई हर प्रकार की जानकारी सामग्री ज्ञान है। क्या हर प्रकार की सूचनाएं ज्ञान है? क्या प्रमाणित किया गया ज्ञान ही ज्ञान है या फिर अप्रमाणित भी? ज्ञान को प्रमाणित कैसे किया जा सकता है? प्रमाणित करने वाले साधनों की प्रमाणिकता क्या है? ज्ञान पाने के साधनों की प्रमाणिकता क्या होगी आदि। क्या ज्ञान भी पाया जा सकता है? यदि ज्ञान का संबंध जानने से है और यह जानने की क्रिया का लक्ष्य या साध्य है, तो जानने का साधन क्या है? हम किसे जानते हैं आदि आदि। इन सबके पीछे एक ही मूल प्रश्न है कि आखिर ज्ञान क्या है। यहां हम अपने सीमित उद्देश्य की दृष्टि से सीधे मूल प्रश्न पर आते हैं कि आखिर ज्ञान है क्या। यह तो स्पष्ट है कि ज्ञान का संबंध जानने से है, तो प्रश्न है कि जो कुछ भी जैसे भी जाना जाए तो क्या सब कुछ ज्ञान है? इस पर विचार करने के लिए आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 1, वह इस सृष्टि के रहस्य को जान गया। 2, क्या सृष्टि के रहस्य को जाना जा सकता है? 3, वह जानता है कि यह पुस्तक किसने लिखी। 4, मैंने आज ही समाचार पत्र से जाना कि। 5, पहले समस्या को तो जान लो फिर उत्तर को जानना। 6, वह इस प्रश्न को हल करना जानता है। 7, इस बात को जानने से पहले यह जरूरी होगा कि वह पहले यह जानता हो कि। 8, अंधेरे में उसने पहले इस सांप समझ लिया, फिर उसने जाना कि यह तो रस्सी है। इन वाक्यों में जानने पर गहराई से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि इन वाक्यों में जानना के विभिन्न रूप हैं, जैसे 1, अनुभूति यानी लौकिक व अलौकिक। 2, जानकारी या सूचना। 3, क्रिया। तो क्या इन सब प्रकार की जानकारी को ज्ञान कह सकते हैं या नहीं, यह मूल प्रश्न है। यह साफ ही है कि हम ज्ञान के 2 तरीकों से पाते हैं। पहला, बुद्धि के द्वारा चिंतन के मार्ग से। यह बुद्धिवादी परंपरा है। इस विधि से ज्ञान पाकर हम उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसी को निगमन प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा, विभिन्न संदर्भों में अनेक प्रकार के अनुभूत अनुभवों के मार्ग से। इस प्रकार के ज्ञान में हमारी कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पांव, नाक, कान, मुंह सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान या इंद्रिय कहा जाता है। विभिन्न अनुभवों के माध्यम से पाए ज्ञान का हम फिर सामान्यीकरण या सिद्धांतीकरण करते हैं। इस प्रणाली को आगमन प्रणाली कहते हैं। भारतीय परंपरा में इन दोनों को जोड़कर चलने की कोशिश की गई है, जबकि पाश्चात्य परंपरा में ये 2 धाराएं साफ साफ से दिखाई देती हैं। पश्चिम में बुद्धिवादी परंपरा ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और उससे भी पहले पाइथागोरस से शुरू होकर जर्मन दार्शनिक हेगेल में अपनी
चरम सीमा पर पहुंचती हैं। इसके विपरीत इंद्रिय संवेद्य ज्ञान बुद्धि से स्वतंत्र है और केवल बुद्धि द्वारा अग्राह्य है। इसकी परंपरा साधारणतः इंग्लैंड के दार्शनिक बेकन तथा लॉक से मानी जाती है। इसका चरम रूप लॉक के उस वाक्य में समझा जाता है जो सारे ज्ञान का उद्भव इंद्रियानुभव में मानता है। इसकी चरम अवस्था इस मत में पहुंचती है कि शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्राह्य ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। भारतीय दर्शन में ज्ञान की स्थिति। भारतीय दर्शन को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, आस्तिक दर्शन। अपने प्रचलित पारंपरिक अर्थ में आस्तिक दर्शन वह दर्शन है जो वेदों में विश्वास रखते हैं तथा वेद को ही अपना प्रमाण मानते हैं। इनकी संख्या 6 है। पहला न्याय, दूसरा योग, तीसरा वैशेषिक, चौथा मीमांसा, पांचवा सांख्य और छठा वेदांत। दूसरा नास्तिक दर्शन, जो वेदों को अपना प्रमाण नहीं मानते, वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 दर्शन आते हैं। पहला चार्वक, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन। चार्वक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शनों ने ज्ञान के स्वरूप व ज्ञान प्राप्त करने के साधन पर अपना मत प्रकट करते हुए विस्तार में चर्चा की है। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। पहला, जानने के साधन के रूप में, जिससे जाना जाता है। दूसरा, जानने की क्रिया के फल के रूप में, जाना गया जो वह ज्ञान है, अर्थात ज्ञातम इति ज्ञानम। भारतीय दर्शनों के सार रूप में ज्ञान के सामान्य लक्षण निम्न रूप से हो सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी या सूचना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का लक्ष्य अज्ञान को समाप्त करना है, हर प्रकार की शंका आदि का निवारण करना है। ज्ञान का स्वरूप स्वयं प्रकाश में हो, जो दीपक की भांति स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ अन्यों को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर आधारित है, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, हाथ। इन 5 इंद्रियों से सीधे प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। लक्षणों आदि के आधार पर अनुमान लगाने से प्राप्त होने वाला ज्ञान अनुमान ज्ञान कहलाता है। अधिकारी यानी भलीभांति जानने वाले विद्वानों के शब्दों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान शब्द ज्ञान है, तथा सामान्य लक्षणों के आधार पर पाया जाने वाला ज्ञान उपमान ज्ञान है। ज्ञान को सत्य की खोज का साधन कहने के साथ साथ सत्य यानी साध्य भी कहा गया है। जिज्ञासा ज्ञान प्रक्रिया की शुरुआती बिंदु है। ज्ञान प्रक्रिया के 3 अंग हैं। पहला ज्ञाता यानी जानने वाला, दूसरा ज्ञेय यानी जाना जाने वाला विषय, तथा तीसरा ज्ञान। ज्ञान के 2 रूप हैं। पहला वैध ज्ञान अथवा प्रमाणीकृत ज्ञान तथा दूसरा अवैध अर्थात बिना प्रमाण का ज्ञान। इन्हें क्रमशः प्रमा तथा अप्रमा कहा गया है। 1. कल्पना, सहजबोध, अनुभव, प्राक कल्पना, तर्क आदि के ज्ञान के साधन हैं। दूसरा सार्वजनीनता, कर्मबद्धता ज्ञान की आवश्यक शर्तें सी हैं। तीसरा ज्ञान का संबंध बुद्धि तथा अनुभव दोनों से है। चौथा ज्ञान में एक निरंतरता रहती है, गतिशीलता व प्रसार इसका स्वभाव है। 5वां नवीनता ज्ञान की कसौटी है। पर 6ठा ज्ञान अपनी कुछ पूर्व मान्यताओं या पूर्व ज्ञान पर टिका होता है, पर स्मृति ज्ञान नहीं है। 7वां ज्ञान भविष्योन्मुखी होता है, पर इसका आधारभूत संबंध भूतकाल तथा वर्तमान से जुड़ा होता है। 8वां सत्यता असत्यता के संदर्भ में ज्ञान का संबंध इसके तार्किक पक्ष से जुड़ा होता है। 9वां ज्ञान अपने अतीन्द्रिय रूप में देश काल की सीमाओं को लांघ जाता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। 11वां ज्ञान अंतर विरोध से मुक्त होता है। 12वां ज्ञान भविष्य में घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। तर्क सामान्य रूप से समझा जाता है कि मनुष्य एक विचारशील सोचने समझने वाला प्राणी है। इसके फलस्वरूप वह घटने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों को जानना चाहता है। यही उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति कहलाती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यह एक सामान्य मान्यता है कि हर घटने वाली घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न कारणों से ही विभिन्न घटनाएं घटती हैं। दर्शन शास्त्र की तकनीकी शब्दावली में घटने वाली घटना कार्य कहलाती है तथा यही कारण का परिणाम है। जैसे कपड़े का निर्माण धागे से हुआ है, अतः कपड़ा कार्य है तो धागा कारण। इसी प्रकार धागे का निर्माण कपास से हुआ है, अतः धागा परिणाम या कार्य है तो कपास कारण। इस प्रकार हम अनेक बार कार्य यानी घटना को देखकर जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। कारणों को ढूंढने में हम कई तरीकों से सहारा लेते हैं। कार्य कारण के आपसी संबंधों के आधार पर कार्य के कारणों को खोजते हुए अनेक युक्तियां यानी सामान्य रूप में वे कथन जिनके आधार पर हम कुछ निश्चित सा करना चाहते हैं देते हैं। इन्हीं युक्तियों को हम तर्क कहते हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि तर्क क्यों वाले प्रश्नों का उत्तर देकर सत्य को सिद्ध करने की कसौटी है, सत्य का प्रमाण है। ज्ञात यानी अनुभूत तथ्य से अज्ञात की ओर जाने का मार्ग है। इसका बुनियादी आधार बौद्धिक होता है तथा माध्यम का काम भाषा करती है। इस तरह से तर्क विचार की प्रक्रिया है तथा युक्तियों आदि की सहायता से इसका प्रयोग किसी बात को सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। यहां यह साफ है कि इस प्रक्रिया में अनुभव
आधारभूत तथ्य के रूप में लगातार सहायता करते रहते हैं। ये असल में प्रमाण की भूमिका निभाते हैं। तर्क का विषय अप्रत्यक्ष यानी ना दिखने वाला ज्ञान है। भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुसार तर्क का उपयोग वहीं होता है जहां ज्ञान के बारे में संदेह हो। जिस वस्तु के संबंध में निश्चित ज्ञान हो गया हो वहां तर्क नहीं किया जाता। अतः तर्क के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, ज्ञान के विषय में उत्पन्न होने वाले संदेह को दूर करना तथा दूसरा, संदेह रहित निश्चित ज्ञान की स्थापना करना। इसे निर्णय भी कहा गया है। प्रश्न यह भी उठ सकता है कि आखिरकार संदेह कब होता है। इस संदर्भ में मोटे तौर पर कहा जा सकता है, 1, जब किसी विषय के निर्णय में दो विरुद्ध मत मिलते हैं, तथा 2, जब कोई सिद्धांत रूपी कथन अनुभवों के विपरीत होता है। इसी संदेह की अवस्था को अंतर्दर्शन के रास्ते से निर्णय की अवस्था में बदलने की प्रक्रिया में तर्क का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से तर्क का रास्ता अंतर्दर्शन का रास्ता है। अतः इसका स्वरूप अमूर्त है तथा निष्कर्ष निकालने का आधार अनुमान है। ज्ञान को इस योग्य बनाना कि उस पर विश्वास किया जा सके, इसका प्रेरणा तत्व है। कैसेट नंबर 1 साइड बी, पृष्ठ 19 से 39 तक समाप्त।